नमस्कार, मैं महेश कुमार। न्यू मंथन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विश्व इतिहास का एक टॉपिक है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, अर्थात यह विश्व इतिहास का एक चैप्टर है और यह चैप्टर बीपीएससी के लिए भी, बीपीएससी जो मेंस दे रहे हैं वह भी इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 6 to 8 के स्टूडेंट के लिए भी है, 9th-10th के लिए भी है, 11th-12th के लिए भी है। ये सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो समझना है, इस टॉपिक में हम लोग को जो समझना है, पहला चीज़ है कि हिंद चीन के बारे में समझना है कि हिंद चीन क्या है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखना है कि भौगोलिक स्थिति क्या है, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखना है। दूसरा आपका इसमें रासायनिक हथियार के संबंध में भी पढ़ना है। फिर आपको इसमें देखना है राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन। पांचवा इसमें देखना है विश्व राजनीति, द्वितीय विश्व के बाद किस तरह से विश्व राजनीति में परिवर्तन आया, अर्थात इतना बिंदु इसमें आपको देखिएगा, तब यह चैप्टर आप सही से समझ सकते हैं, आपको समझ में आएगी। सबसे पहले देखना है कि हिंद चीन, हिंद और चीन शब्द क्यों यूज किया गया। तो हिंद चीन शब्द इसलिए यूज किया गया है कि यह इस चैप्टर में जिस हिंद चीन में जिस देश को शामिल किया गया है वह देश है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। अर्थात हिंद चीन से मतलब है इस चैप्टर में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। आप देख रहे हैं यह आपका वियतनाम है, यह वियतनाम है, यह कंबोडिया है और यह लाओस है आपका। तो यह जो तीन देश है, तीनों देशों को आपका हिंद चीन में शामिल किया गया है। तो हिंद और चीन अर्थात हिंदुस्तान के यह पूर्व में है और चीन के दक्षिण में स्थित है यह तीनों देश, इसीलिए इसके लिए हिंद चीन शब्द का यूज किया जाता है। यह क्लियर होगा कि हिंद चीन क्यों यूज किया गया था। दूसरा है इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आप एशिया महाद्वीप पढ़े होंगे, तो एशिया महाद्वीप को यदि आप डायरेक्शन में बांट कर देखें तो यह नॉर्थ है, यह साउथ है, यह उत्तर दक्षिण, यह ईस्ट है, यह वेस्ट है। तो आपका जो एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है उसके लिए वेस्ट एशिया शब्द का यूज करते हैं। जो पूरब में स्थित है उसको पूर्वी एशियाई देश कहते हैं। जो दक्षिण में है दक्षिण एशियाई देश हो गया। मध्य में स्थित है मध्य एशियाई देश है। उत्तर में यूरेशियाई देश आपका है। और जो दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में स्थित है उसको दक्षिण पूर्व एशियाई देश कहते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश में बहुत सारे देश हैं, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, किसके बारे में, सिर्फ वियतनाम के बारे में पढ़ना है, लाओस के बारे में पढ़ना है और कंबोडिया के बारे में पढ़ना है। यह तीन देशों के बारे में पढ़ना है और इसी तीन देश को हिंद चीन से संबोधित किया जाता है। आपको पीटी में यह पूछ सकता है कि हिंद चीन में कौन कौन देश शामिल थे या नहीं थे। तो हिंद चीन में आपका है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आपका है। इसका क्षेत्रफल क्या था उस समय में, 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ था। अर्थात 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देश है और यह 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। साथ ही साथ इसका चौहदी यदि देखेंगे तो इसके उत्तर में आपका म्यांमार और चीन आपका है। दक्षिण में आपका दक्षिण चीन सागर है, दक्षिण चीन सागर।
फिर आपका पूरब में गल्फ ऑफ टोकिन आपका है, साथ ही साथ इसके पश्चिम में म्यांमार आपका है, अर्थात पश्चिम में म्यांमार है, फिर उत्तर में म्यांमार और चाइना है, साथ ही साथ दक्षिण में दक्षिण पूर्व दक्षिण में दक्षिण चीन सागर है, और पूरे में देखेंगे तो गल्फ ऑफ टोकिन आपका है। तो इस तरह से इसका हिंचिन का मतलब क्या है, हिंचिन में कौन कौन से देश शामिल है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो यह दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। और यहाँ पर पढ़ना क्या है हम लोग को, राष्ट्रवादी आंदोलन, अर्थात जिस तरह से भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए जो राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया गया, जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया, उसी को राष्ट्रवादी आंदोलन कहा जाता है। जिस तरह से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया ब्रिटिश शासन के समाप्ति के लिए, उसी तरह से इस हिंचिन देशों में फ्रांस के प्रभाव से, फ्रांस के शासन को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, उसी को कहा गया राष्ट्रवादी आंदोलन। अर्थात भारत पर ब्रिटेन का शासन था और हिंचिन पर किसका था, फ्रांस का शासन था आपका। इसलिए फ्रांस के शासन को समाप्त करने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया, उसी को कहा गया, उसी के लिए यूज किया जाता है हिंचिन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अर्थात हिंचिन में तीनों देशों पर फ्रांस का प्रभाव था, इसीलिए फ्रांस के शासन को समाप्त करने के लिए, फ्रांस से स्वतंत्र होने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, उसको राष्ट्रवादी आंदोलन कहा गया। फिर विश्व राजनीति में क्यों जरूरी है यहाँ पर है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा वर्ल्ड दो विचारधाराओं पर डिवाइड हो गया था, एक साम्यवाद और दूसरा पूंजीवाद आपका। साम्यवादी जो विचारधारा है, साम्यवादी गुट है, उसका नेतृत्व रूस कर रहा था और पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। और यहाँ पर इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि तो दोनों देशों के बीच में, दोनों गुटों के बीच में शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी, और अपने अपने विचारधाराओं का अपना अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए वर्ल्ड के विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देश गुटों ने हस्तक्षेप किया था। तो इसी क्रम में जब हिंचिन में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, तो साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, और अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण, चाहे वियतनाम में देखेंगे, वियतनाम में क्रूएल गृह युद्ध छिड़ गया। अमेरिका ने अनेक ऐसे ऐसे हथियारों का यूज किया जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई, लेकिन राष्ट्रवादी भावना ने, जिस राष्ट्रवादी भावना के कारण, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होने के कारण वहाँ की जनता ने अमेरिकी सत्ता के खिलाफ एकजुट हुआ और अमेरिका के प्रभाव को समाप्त किया। अंत में उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम एक हो गया। उसी तरह से फिर लाओस और कंबोडिया में भी अमेरिका ने साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप किया, युद्ध किया। अर्थात भारत से यहाँ का स्थिति भिन्न है, इसलिए विश्व राजनीति यहाँ पर समझना जरूरी है, क्योंकि अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और यहाँ के राजनीतिक स्थिति और जटिल हो गई थी। तो ये सारा बिंदु आपको हिंचिन, इसकी भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रवादी आंदोलन क्या है, फिर विश्व राजनीति की स्थिति क्या रही, किस तरह से उसमें हस्तक्षेप हुआ, साथ ही साथ इसमें बड़े पैमाने पर रासायनिक हथियार का यूज अमेरिका के द्वारा किया गया था, केमिकल वेपन का यूज किया गया था वियतनाम के गृह युद्ध में, उसके संबंध में देखेंगे। तो ये सारा बिंदु हम समझ लिए। तब अब आगे चलते हैं कि जो पढ़ना है टॉपिक है उसके संबंध में देखें। तो वियतनाम के संबंध में देखें, तो वियतनाम आपका, वियतनाम देखें, टोकिन है, अनाम आपका है। आपका एक टोकिन और अनाम, वियतनाम का दो पार्ट था। तो टोकिन और अनाम पर समय समय पर चीनी जो राजवंश थे उसका अधिकार स्थापित होते रहा, और इस टोकिन और अनाम पर चीनी हस्तक्षेप के कारण चीनी राजवंशों के अधीन विभिन्न कालों में चीनी राजवंश के शासकों ने अपना अधिकार स्थापित किया। जैसे में देखते हैं कि जैसे सी हुआंगटिंग है, फिर आपका हान वंशी राजा आपका है,
बुत्ती है सी हुआंग टी, बुत्ती अर्थात हान वंशीय था यह। फिर आपका 15वीं शताब्दी में मिंग वंश के सम्राट युंगली आपका है, युंगली है। फिर आपका 19वीं शताब्दी में मंचू शासन था आपका, अर्थात विभिन्न कालों में चीनी प्रभाव में रहा। लेकिन इसकी खासियत क्या रही दोनों क्षेत्रों में, टोकिन और अन्नाम में, कि चीनी विभिन्न कालों में चीनी शासन के अधीन रहते हुए भी चीनी संस्कृति का, एक तरफ चीनी संस्कृति का प्रभाव पड़ा, लेकिन स्थानीय संस्कृति भी अक्षुण्ण रहा, बचा रहा। इस तरह हम लोग देखें वियतनाम के बारे में। दूसरा देखते हैं लाओस और कंबोडिया, अर्थात जो वियतनाम था, और यह भी आप जानते हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश में बौद्ध धर्म का प्रभाव है, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो चाइना में बौद्ध धर्म था, तो वियतनाम में भी बौद्ध धर्म आज भी देखते हैं। साथ ही साथ चाइना में कन्फ्यूशियस दर्शन का प्रभाव था, तो यहाँ भी कन्फ्यूशियस दर्शन का प्रभाव देखा जाता है। लाओस और कंबोडिया पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति का इस पर प्रभाव था, अर्थात वियतनाम के टोकिन और अन्नाम पर यदि चीनी संस्कृति का प्रभाव पड़ा, तो लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। कंबोडिया की जो स्थापना है 4वीं शताब्दी में हुआ था, और इसका नाम कंफ्यूचिया था। प्राचीन काल में इसका नाम कंफ्यूचिया था। 4वीं शताब्दी में इसका नाम कंबुज था, अर्थात इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी में कंबुज नाम से हुआ था। और हिमचिन में भारतीय संस्कृति का जो प्रधान केंद्र था वह कंबुज था। 12वीं शताब्दी अर्थात इसकी स्थापना कब हुई, जो कंबोडिया है इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी में हुई आपका। दूसरा प्राचीन नाम कंबुज था, और 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में अंकोर वाट की मंदिर जो भगवान शिव से संबंधित है उसका निर्माण करवाया था। फिर मध्यकाल में यहाँ पर संघर्ष हुआ और 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया था। इस प्रकार हिंदचीन पर चीनी संस्कृति का प्रभाव भी था, साथ ही साथ हिंदुस्तान की संस्कृति का भी प्रभाव देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से भौगोलिक खोजें हुई, और सबसे पहले भौगोलिक खोज की शुरुआत, भौगोलिक खोज में सबसे पहला जो रुचि लिया था वह देश था पुर्तगाल। तो सबसे पहले पुर्तगाल अर्थात हिंदचीन में सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, तीसरा इंग्लैंड आया और चौथा फ्रांस आया था। 1498 में पुर्तगाली भारत में आया था। 1510 में मलक्का पर कब्जा किया, लेकिन सभी यूरोपीय कंपनियों में जो भी कंपनियां आई पूर्वी देशों में, हिंदचीन में, उसमें सिर्फ फ्रांस था जिसने हिंदचीन पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया था, सबसे पहले रुचि दिखाई थी। अर्थात हिंदचीन में फ्रांसीसी कंपनी ही सबसे अधिक रुचि दिखाई और अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल भी रहा था।
17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी व्यापारी, अर्थात फ्रांस के बारे में समझ ले, 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी व्यापारी और पादरियों का आगमन हुआ। फ्रांसीसी व्यापारी और पादरियों का आगमन होता है। फिर 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस हिंद चीन में रुचि लेने लगा। तो इसी क्रम में 1862 में कोचीन पर अधिकार किया। आप 1862 में कोचीन पर अधिकार कर लेता है। 1863 में कंबोडिया पर अधिकार स्थापित कर लेता है। 1884 में अन्नाम पर, 1904 में लाओस पर। यदि 6 to 8 दे रहे हैं, 9, 10 दे रहे हैं, 11, 12 दे रहे हैं, तो यह याद करके रखना पड़ेगा कि अर्थात आपका कोचीन चीन पर, ये आपका कोचीन चीन है, उस पर फ्रांस 1862 में कब्जा किया। अन्नाम पर 1884 में कब्जा स्थापित किया। फिर इसी तरह कंबोडिया पर 1863 में, अर्थात 1863 में कंबोडिया पर अधिकार स्थापित किया। फिर लाओस में 1904 में। आपको ये ईस्वी याद करके रखिएगा आप। तो इस तरह से विभिन्न कालों में जो हिंद चीन के क्षेत्र है उस पर फ्रांस अधिकार स्थापित कर लेता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि फ्रांस क्यों यहाँ पर रुचि लिया, क्या कारण थे जिसने फ्रांस को प्रेरित किया कि हिंद चीन के क्षेत्रों में अपने उपनिवेश की स्थापना करें। तो पहला पॉइंट आपका है कि फ्रांस में औद्योगिकरण के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कच्चा माल की आवश्यकता थी। अर्थात फ्रांस का हिंद चीन पर अधिकार स्थापित करने का जो उद्देश्य था, पहला था कच्चा माल उद्योग के लिए, फ्रांस में जो स्थापित उद्योग थे उसके लिए कच्चा माल। दूसरा, फ्रांस की अर्थव्यवस्था में जो निर्मित वस्तुएं थी उसके लिए बाजार की आवश्यकता थी। साथ ही साथ डच और ब्रिटिश कंपनियों से चुनौतियों को सामना करने के लिए फ्रांस ने हिंद चीन क्षेत्र को चुना। अर्थात डच तथा ब्रिटिश चुनौती की सामना करने के लिए। फिर एक जो आप पढ़े होंगे, यूरोपीय उत्तरदायित्व के तहत जो पिछड़े वर्ग है, पिछड़े क्षेत्र है, उसके विकास के लिए। अर्थात आप पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन में, तो यूरोपीय जो कंपनियां थी उसने जहाँ जहाँ अपना उपनिवेश स्थापित किया, कॉलोनी स्थापित किया, उसका एक कारण यह भी बतलाया कि जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं तो उस पिछड़े क्षेत्र को विकास का दायित्व यूरोपीय को है, क्योंकि यूरोपीय उस समय में डेवलप कर चुका था, पुनर्जागरण हो चुका था, तकनीकी आविष्कार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति भी धीरे धीरे होना शुरू हो चुका था। तो एक यूरोपीय उत्तरदायित्व के तहत भी हिंद चीन में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। यह उसका उद्देश्य था। अर्थात विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने हिंद चीन पर अपना अधिकार स्थापित करता है। अब हिंद चीन संसाधन के दृष्टिकोण से संपन्न था। तो इसमें कौन कौन से संसाधन थे आपका? तो खनिज पाया जाता था, जैसे आपका है कोयला है, टीन है, जस्ता है, टंगस्टन है, क्रोमियम है, अर्थात खनिज संसाधन से भी संपन्न था। दूसरा, उपजाऊ क्षेत्र भी था हिंद चीन। जैसे तोकिन में देखेंगे, तोकिन में लाल घाटी था, तोकिन में लाल घाटी का क्षेत्र था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि लाल घाटी
का जो क्षेत्र है किस क्षेत्र में पाया जाता है हिंद चीन के, तो टोकिन में आपका। फिर उसी तरह से कंबोडिया में मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र आपका। फिर कोचिन चीन का मेकांग का डेल्टा क्षेत्र, अर्थात इस तरह से जो अलग अलग क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र था, डेल्टाई क्षेत्र था, तो इस तरह से खनिज संसाधन तथा उपजाऊ क्षेत्र था, वह भी आकर्षित करता है फ्रांस को। और फिर फ्रांस किस तरह से शोषण करना शुरू किया, तो फ्रांस इसमें शोषण करने का तरीका क्या अपनाया? सबसे पहले वह यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया, अर्थात जो शोषण का तरीका था, पहला कि आधारभूत ढांचा का विकास किया, आधारभूत ढांचा का विकास किया, अर्थात सड़कें है, रेल है का विकास किया। फिर कृषि भूमि में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उसने दलदली भूमि को, जंगल भूमि को कृषि भूमि में तब्दील किया, कृषि भूमि में बनाया। साथ ही साथ नहर का निर्माण करवाया, जल निकासी का प्रबंध कराया, अर्थात ड्रेनेज सिस्टम बनवाया। साथ ही साथ अनुबंध व्यवस्था भी लागू किया, जिस तरह से भारत में गिरमिटिया के संबंध में आप जानते हैं कि यहाँ से अनुबंध के तहत बहुत सारे लोगों को बाहर में मजदूरी कराने के लिए ब्रिटेन ले गया था। उसी तरह से फ्रांस ने भी अनुबंध व्यवस्था लागू किया, और अनुबंध व्यवस्था था क्या? एक बंधुआ मजदूरी की तरह था। और जिस तरह से बंधुआ मजदूर को कोई अधिकार नहीं होता है और जबकि मालिक को असीमित अधिकार होता है, उसी तरह से फ्रांस ने भी भारत में जिस तरह से गिरमिटिया मजदूर की व्यवस्था किया, यहाँ से लोगों को बाहर में ले गया और उसको सारे अधिकारों से उसका सारे अधिकार छीन लिए गए थे। और उसी तरह से फ्रांस ने भी हिंद चीन में अनुबंध व्यवस्था लागू किया और मजदूरों का सारा अधिकार छीन लिया, और जो प्रशासन के अधीन सारे अधिकार थे। तो इस तरह से वहाँ के खनिज संसाधन को, साथ ही साथ वहाँ का जो उपजाऊ क्षेत्र है उससे लाभ उठाने के लिए उसने जो शोषण करने का तरीका अपनाया, उसमें आधारभूत ढांचा का विकास किया, साथ ही साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि भूमि का विस्तार किया, दलदल भूमि को कृषि भूमि बनाया, जंगली भूमि को कृषि भूमि बनाया, नहर का निर्माण किया, मजदूरी व्यवस्था के लिए मजदूर उपलब्ध हो उसके लिए अनुबंध व्यवस्था को लागू किया। तो इस तरह से शोषण के लिए विभिन्न तरीके अपनाया। फिर उसने क्या किया? शोषण की शुरुआत कहां से किया? सबसे पहले बंदरगाह से उसने शोषण की शुरुआत किया, बंदरगाह पर कब्जा किया, और धीरे धीरे वह ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रांसीसी शोषण का तरीका पहुंचा। फिर उसने दूसरा क्या किया कि राजनीतिक जागरूकता नहीं बढ़े, उसके लिए हिंद चीन में शिक्षा के विकास में अवरोध डाले गए, अर्थात रुकावटें पैदा की गई। साथ ही साथ वहाँ के जो परीक्षा का तरीका था, मतलब शिक्षा में किस तरह से अवरोध डाला गया कि वहाँ के जो स्टूडेंट थे उसको अंतिम वर्ष के परीक्षा में असफल करा दिया जाता था, ताकि लोगों में शिक्षा का प्रसार नहीं हो, राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं बने, जिससे कि राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत नहीं हो। साथ ही साथ लोगों को, जो स्थानीय लोग थे, उसमें शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा थी, लेकिन बाद में फ्रांसीसी भाषा लागू कर दिया, अर्थात लोग राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हो उसके लिए विभिन्न तरीका अपनाया। अब जो टॉपिक है हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे होता आपका है, अर्थात आप पढ़े होंगे कि 20वीं जो शताब्दी आपका है, जब फ्रांस की क्रांति होती है तो राष्ट्रीयता का विकास धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में होता है। तो हिंद चीन में भी 20वीं शताब्दी में
विश्व के अन्य देशों की तरह राष्ट्रीय भावना का विकास होना शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन थे? तो पहला जो कारण था वह 1905 में जापान रूस को पराजित कर दिया। तो यहाँ से अब आपको यदि पूछना चाहेगा तो आप पूछ सकता है कि आपका रूस को जापान किस वर्ष पराजित किया था? 1905 में आपका। तो जब जापान एक छोटा सा देश था, रूस बहुत बड़ा देश था, लेकिन जब जापान रूस को 1905 में पराजित करता है तो इस युद्ध ने भी हिंद चीन के लोगों को यह प्रेरित किया कि जब जापान रूस को पराजित कर सकता है तो यहाँ के लोग भी फ्रांसीसी शासन से मुक्त हो सकता है। फिर फ्रांसीसी जो विचारक थे रूसो मोंतेस्क्यू के भी विचारों का प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा था उसी तरह से जो पश्चात अर्थात फ्रांसीसी विचारक थे, दार्शनिक थे रूसो मोंतेस्क्यू, उसके विचारों का भी प्रभाव हिंद चीन के लोगों पर पड़ना शुरू हुआ और इस तरह से राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा। फिर हिंद चीन के जिन छात्रों ने विदेशों में अर्थात जापान या अन्य देशों में शिक्षा प्राप्त किया तो वह शिक्षित जो वर्ग थे, शिक्षित जो छात्र थे, उसमें भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। और आप यह जानते हैं जिस तरह से भारत में जो शिक्षित वर्ग अर्थात मध्यम वर्ग का विकास होता है और मध्यम वर्ग के नेतृत्व में ही राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है, उसी तरह से हिंद चीन में भी आपका जो पढ़े लिखे वर्ग थे उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। उसी ने वहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन को शुरुआत भी किया, नेतृत्व भी किया। फिर आगे चल करके चीन में सन्यात सेन के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन होता है और यह घटना ने भी हिंद चीन के राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया। साथ ही साथ 24 अक्टूबर 1929 को जिस तरह से विश्वव्यापी मंदी आया और उस विश्वव्यापी मंदी का, वर्ल्ड डिप्रेशन का जिस तरह से पूरे वर्ल्ड पर प्रभाव पड़ा, उसका प्रभाव हिंद चीन के लोगों पर भी पड़ता है। और जिस तरह से आर्थिक संकट बढ़ी, आर्थिक समस्याएं बढ़ी, दुख बढ़ा, तो यह इस वर्ल्ड डिप्रेशन का भी, विश्व आर्थिक मंदी का भी, विश्व आर्थिक संकट का भी प्रभाव पड़ा और यह भी राष्ट्रीय आंदोलन को, हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने का कार्य करता है। साथ ही साथ जो फ्रांसीसियों ने जिस तरह से वहां के लोगों को दमन करना शुरू करता है, उसे भी हिंद चीन के लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत होती है। साथ ही साथ फान बोई चाओ की एक रचना है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। यह बुक भी वियतनाम में, हिंद चीन में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का कार्य किया। आप यह जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिसने फ्रांस की स्थिति को हिंद चीन में कमजोर कर देता है। अर्थात जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो आरंभ में जर्मनी से वह पराजित हो आता है। तो जब जर्मनी से फ्रांस पराजित हो गया तो उसका भी पॉजिटिव प्रभाव हिंद चीन के लोगों में पड़ा। हिंद चीन के लोगों ने यह फील किया कि फ्रांस के शासन से मुक्त हुआ जा सकता है। साथ ही साथ जिस तरह से जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हिंद चीन के क्षेत्रों पर, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर कब्जा कर लिया, जो ही वह पर्ल हार्बर पर, अमेरिका के जो सैनिक अड्डा पर्ल हार्बर था, कब्जा किया और जब अमेरिका ने जापान पर अटैक करता है, परमाणु हमला करता है, तो पोस्टडम की घोषणा 1945 में होती है और फिर जापान हिंद चीन के क्षेत्रों से जैसे जैसे लौटने लगा तो उन क्षेत्रों पर जो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी नेता थे, उस पर कब्जा करने लगा और धीरे धीरे उन क्षेत्रों पर जो साम्यवादी जो दल था उसकी स्थिति मजबूत हुई। और इस साथ ही साथ जहां जहां जापान का प्रभाव समाप्त हुआ और जो प्राचीन राजवंश थे उसकी सत्ता स्थापित हो जाती है। जैसे आपका अन्नाम में, आपको अन्नाम में बाओदई की सरकार स्थापित होती है। बाओदई, यह पूछ सकता है आपको पीटी में
फिर इसी तरह से वियतनाम में हो ची मिन जिस तरह से भारत में महात्मा गांधी जी थे के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उसी तरह से वियतनाम में जो राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत होती है वह हो ची मिन के द्वारा होता है। हो ची मिन ने वहाँ के राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन अंतर क्या है कि हो ची मिन साम्यवादी, आरंभ में वह न्यूट्रल था, लेकिन बाद में वह धीरे धीरे उन पर साम्यवाद का प्रभाव पड़ता है। और हो ची मिन के द्वारा वियतकांग, आपका जिस पार्टी की स्थापना की जाती है, वियत मिन, आपका वियत मिन, इसका मीनिंग होता है वियतनाम स्वतंत्रता लीग। आपका वियतनाम स्वतंत्रता लीग का गठन किया जाता है और आगे चलकर इसके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। फिर इसी तरह से बहुत सारे जो पार्टियां हैं उसकी स्थापना होती है, जैसे फान बोई चाओ ने दुई तान होई नामक संस्था की स्थापना करता है। फिर अगला जो संस्था की स्थापना की जाती है फान बोई चाओ के माध्यम से, तो वियतनाम कुआन फुक होई, अर्थात इसका मीनिंग होता है वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। फिर 1914 में वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किया जाता है। हो ची मिन 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन करता है। वियतनाम कांग सान देंग की स्थापना करता है। वियतनाम अर्थात इसका मीनिंग होता है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से वहां पर राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला, किन किन कारणों से बढ़ावा मिला। अर्थात हो ची मिन का जो मूल नाम था न्यूगन आई कोक, अर्थात ये सब न्यूगन आई कोक, और इसी का नाम था हो ची मिन। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि हो ची मिन किस हिंद चीन के देश से संबंधित था, तो वियतनाम से संबंधित था। उसकी पार्टी का क्या नाम है, तो वियतनाम का जो वियत मिन है वो सब याद करके रखिएगा। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध तक हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन होने लगे। अलग अलग राष्ट्रवादियों ने अलग अलग संगठन बनाया और इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व किया जाने लगा। तो वियतनाम में हो ची मिन जैसे नेता थे, कंबोडिया में आपका नरोत्तम सिहानुक थे, लाओस में एक राजवंश के परिवार के जो युवा थे वह नेतृत्व कर रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ल्ड में साथ ही साथ आपका हिंद चीन में भी जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, शुरू में आपको परिचय दे चुका था कि विश्व राजनीति किस तरह से यहाँ के राष्ट्रवादी आंदोलन को, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय परिस्थितियां थी हिंद चीन में उसको बदला। वर्ल्ड परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है हिंद चीन पर। तो आपको बतलाया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा वर्ल्ड विचारधारा के स्तर पर दो भागों में बंट चुका था, एक साम्यवादी गुट और एक पूंजीवादी गुट। तो साम्यवादी गुट का नेतृत्व आपका रूस कर रहा था और पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। और इस तरह से शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। हिंद चीन में भी क्या हुआ, साम्यवाद का प्रसार होने लगा। इसके कारण ही अमेरिका ने हिंद चीन में हस्तक्षेप करने लगा। आप यह जान लीजिए कि भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी बड़ी महाशक्ति का हस्तक्षेप नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रीय आंदोलन था किसी विचारधारा से, जो साम्यवाद हो या पूंजीवाद हो, उसका किसी भी विचारधारा का समर्थक नहीं था। यहाँ की जो विचारधारा थी गांधीवाद था, गांधीवाद के द्वारा गांधीवादी विचारधारा था, उसके तहत यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा था। इसीलिए किसी भी जो दोनों गुट था उसको हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिला। लेकिन आपका हिंद चीन में जो ही साम्यवाद का प्रसार होने लगा था तो पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका का हस्तक्षेप होने लगा और वहाँ की स्थिति और जटिल हो जाती है।
साम्यवाद का विरोध क्यों अमेरिका कर रहा था? क्योंकि फ्रांस मित्र राष्ट्रों का सदस्य था, अर्थात ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये सब एक गुट में था। और फ्रांस का प्रभाव पुनः स्थापित करने के लिए हिंद चीन में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया आपका, ताकि फ्रांस में जो हिंद चीन है उस पर फ्रांस का अधिकार स्थापित हो, साथ ही साथ पूंजीवाद का प्रभाव में रहे वह हिंद चीन का क्षेत्र, साम्यवाद का प्रसार नहीं हो। तो इसलिए अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ और आप देखेंगे कि वियतनाम, अमेरिका जाकर के वियतनाम में हस्तक्षेप करता है और इस तरह से गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है। आगे चल करके फ्रांस के द्वारा हिंद चीन के क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए एक घोषणा की जाती है, एक औपनिवेशिक नीति की घोषणा की जाती है। उसमें यह घोषणा की गई थी कि जो फ्रांस के जो विशाल साम्राज्य है, मतलब जहां जहां फ्रांस का अधिकार है, नैतिक अधिकार है, उस सभी देशों को मिलाकर के एक संघ बनाया जाएगा और उसी संघ का मेंबर भी हिंद चीन होगा। साथ ही साथ जो उस संघ के अधीन होंगे, अर्थात जिस जिस देशों पर फ्रांस का अधिकार है वह देश एक संघ में संगठित होंगे, लेकिन उसका विदेश नीति और रक्षा नीति फ्रांस के अधीन होगा। वह उसके यह औपनिवेशिक नीति था, लेकिन उसका विरोध हिंद चीन के देशों ने किया। अंत में वहां पर शांति स्थापित करने के लिए फ्रांस अपना इंडायरेक्ट में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मार्च 1946 में हनोई की समझौता होती है, अर्थात वियतनाम की राजधानी हनोई आपका है। यह समझौता हनोई फ्रांस और वियतनाम के बीच में होता है, अर्थात जो हनोई समझौता है, हनोई समझौता मार्च 1946 में हुआ। ये सब पूछ सकता है जो भी स्टूडेंट या तो बीपीएससी मेंस देने जा रहे हैं, या 6 to 8 है, 9th 10th है, 11th 12 है, ये सब जो भी मुख्य पॉइंट है आप याद करके रखिएगा। हनोई समझौता मार्च 1946 में होता है। इस समझौते के तहत क्या समझौता हुआ? वियतनाम जो संघ था, जो फ्रांसीसी गणराज्य था, उसका एक स्वतंत्र इकाई के रूप में वियतनाम की स्थिति रहती इसमें। साथ ही साथ फ्रांस जो हिंद चीन का संघ बनता उसका भी एक अंग था वियतनाम। और फ्रांसीसी इसमें एक प्रावधान यह भी था कि फ्रांसीसी सेना तोकिन में रहेगा, अर्थात उत्तरी वियतनाम है जो तोकिन है उसमें फ्रांसीसी सेना विद्यमान रहेगा। लेकिन यह समझौता असफल हो गया था। फ्रांस चाहता था कि हिंद चीन जो संघ है उसका अध्यक्ष फ्रांस द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जबकि वियतनामी नेता चाहते थे कि हिंद चीन एक संघ रहे लेकिन उसके जो सभी राज्य है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करे। इसी मुद्दा पर हनोई समझौता था और मार्च 1946 का वह सफल हो जाता है। और इसके बाद फ्रांस हिंद चीन पर अपने प्रभाव स्थापित करने के लिए एक्टिव हो जाता है, कार्रवाई करना शुरू कर देता है। इसी क्रम में उसने कोचिन चीन पर एक पृथक सरकार स्थापित कर देता है। अर्थात इस प्रकार से जो ही वह कोचिन चीन पर पृथक सरकार की स्थापना करता है, हनोई जो समझौता है वह टूट जाता है। और वहां पर बाओदाई को जाकर के सत्ता सौंप दी जाती है। अर्थात उसका उद्देश्य था, फ्रांस का उद्देश्य था कि बाओदाई को यदि हम सत्ता सौंप देते हैं तो वहां पर दो गुटों में बढ़ जाएगी वियतनाम, और इस तरह से जो बाओदाई का समर्थक है वह बाओदाई को समर्थन करेगा, साथ साथ बाओदाई के माध्यम से फ्रांस वियतनाम पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन दूसरी तरफ हो ची मिन्ह ने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, अर्थात अपने को जनवादी चीनी गणराज्य से जोड़ा और गुरिल्ला युद्ध शुरू कर। आप जानते होंगे कि जो हो ची मिन्ह था, क्योंकि फ्रांस एक बड़ी शक्ति थी, उसके आमने सामने की लड़ाई लड़ नहीं सकता था, इसीलिए उसने गुरिल्ला अर्थात छापामार युद्ध शुरू कर दिया, अर्थात बाओदाई सरकार के खिलाफ में और फ्रांस के प्रभुत्व के खिलाफ में। तो हो ची मिन्ह और स्वाभाविक है जब
होची मिन पर साम्यवाद का प्रभाव पड़ा, तो अपना समर्थन जुटाने के लिए उसने रूस और चीन की तरफ देखा और रूस और चीन ने होची मिन को मान्यता दे दिया और इस तरह से वियतनाम को अर्थात होची मिन को चीन के द्वारा सैनिक और तकनीकी सहायता देना शुरू कर दिया गया। आगे चल करके फिर एक समझौता है जिनेवा समझौता 1954 में, जिनेवा समझौता, ये सब याद करके रखना है। 1954 में जिनेवा समझौता होता है। इस समझौता के तहत ही वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया आपका। अब देखिए, इसी जिनेवा समझौता के तहत जिनेवा समझौता आपका 1954 में होता है। तो जिनेवा समझौता के तहत नॉर्थ वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया गया। एक हो गया नॉर्थ वियतनाम, दूसरा हो गया साउथ वियतनाम। अर्थात हनोई नदी के उत्तर का जो क्षेत्र था वह उत्तरी वियतनाम हो गया और हनोई नदी के जो दक्षिण का हो गया वह दक्षिणी वियतनाम हो गया। और उत्तरी वियतनाम पर होची मिन का प्रभाव स्थापित हुआ। होची मिन की सरकार स्थापित हुई और होची मिन का मतलब साम्यवाद का प्रभाव वहां पर स्थापित हुआ, साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। और दक्षिणी वियतनाम पर जो साउथ वियतनाम है बाओ देई सरकार का गठन हुआ, लेकिन इसका नेतृत्व जो कर रहा था उसका नेतृत्व नयो दिन दियम, इसके नेतृत्व में साउथ वियतनाम में सरकार का गठन किया गया। तो आपसे यह पूछ सकता है कि उत्तरी वियतनाम है उस पर किस पार्टी की सरकार स्थापित हुई, अर्थात किसकी सरकार हुई। तो होची मिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार का गठन होता है। होची मिन के नेतृत्व में यह साम्यवाद से प्रभावित था। दक्षिण में दक्षिणपंथी था। बाओदेई की सरकार का गठन हुआ और उसका नेतृत्व करा था नयो दिन दियम के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। और इस सरकार का अर्थात साउथ वियतनाम में जो नयो दिन दियम सरकार का गठन हुआ उस पर अमेरिका का प्रभाव था और साउथ में रूस और चीन का प्रभाव था। रूस और चीन कम्युनिस्ट शासन को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका जो पूंजीवादी अर्थात फ्रांसीसी समर्थन वाली सरकार जो थी, बाओदेई सरकार, उसका समर्थन करने लगा। अर्थात 2 विचारधाराओं पर विभाजित जो पार्टियां थी उसकी सरकार का गठन होता है नॉर्थ वियतनाम में और साउथ वियतनाम में। इस तरह से वियतनाम का विभाजन हो आता था। लेकिन इस समझौता में एक व्यवस्था यह भी था कि 1956 के मध्य में एक जनमत संग्रह कराया जाएगा। यदि जनता चाहेगी तो दोनों वियतनाम को, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण का प्रयास किया जाएगा। और लाओस और कंबोडिया को भी इसमें स्वतंत्र मान लिया गया। और जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन के लिए, एक्सक्यूशन के लिए एक 30 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया था। उसके सदस्य थे भारत, कनाडा और पोलैंड। अर्थात जो 30 सदस्यीय था जिनेवा समझौता के निगरानी के लिए, उसमें भारत था, कनाडा, साथ ही साथ पोलैंड आपका, ये था निगरानी सदस्यों के टीम का सदस्य था। लेकिन आगे चल करके वियतनाम में बड़े पैमाने पर गृह युद्ध की शुरुआत होती है और अमेरिका इसमें हस्तक्षेप कर देता है। और अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण और यह युद्ध जटिल हो आता है, बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या की जाती है। तो जो वियतनाम के एकीकरण के संबंध में प्रावधान था कि 1956
तक चुनाव करा करके वियतनाम का एकीकरण का प्रयास किया जाएगा, तो आगे चल करके जो वियतकांग था अर्थात राष्ट्रीय मुक्ति सेना अर्थात वियतनाम के एकीकरण के लिए 1960 में वियतकांग की स्थापना की जाती है। वियतकांग इसकी स्थापना 1960 में होती है। इसका अर्थात इसका मीनिंग होता है राष्ट्रीय मुक्ति सेना। उसने दक्षिण वियतनाम के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। अर्थात दक्षिण वियतनाम में जो सरकार थी, अमेरिकी समर्थित, फ्रांसीसी समर्थित नयो दिन दियम के खिलाफ में संघर्ष शुरू कर दिया। इस प्रकार उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में संघर्ष शुरू हुआ और जो वियतकांग था उसमें दक्षिण वियतनाम के भी राष्ट्रवादी जो लोग थे वह शामिल थे, उत्तरी वियतनाम के लोग तो शामिल थे ही। और जो वियतकांग था उसका समर्थन अर्थात जो वियतकांग था उसमें वैसे लोगों का वह संगठन था जो दोनों क्षेत्रों को, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को एकीकरण का समर्थक था। लेकिन वियतकांग का समर्थन किसने करा था? तो होचिमिन की सरकार, जो होचिमिन की नेतृत्व वाली सरकार थी वह करा था। तो इसको देख करके अंत में अमेरिका भी हस्तक्षेप कर दिया। अर्थात अमेरिका समर्थित यह सरकार था। अमेरिका नहीं चाहता था कि पूरे वियतनाम पर साम्यवादी सरकार की गठन हो और इसलिए वह दक्षिणी वियतनाम के समर्थन में वह दक्षिणी वियतनाम का समर्थन करना शुरू कर दिया और दक्षिणी वियतनाम के समर्थन में जो वियतनाम में गृह युद्ध चल रही थी उसमें शामिल हो गया। इसी क्रम में दक्षिणी वियतनाम में बड़े पैमाने पर हुआ एक बौद्ध संप्रदाय था, उसको क्रूरतापूर्वक दक्षिणी वियतनाम की जो सरकार थी उसका दमन कर दिया और उसके क्रूरता को देकर के वह जो हुआ संप्रदाय के लोग थे आत्महत्या करने लगा था। तो आपसे यह पूछ सकता कि हुआ कौन था दक्षिणी वियतनाम में? तो बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय था और उसका बड़े पैमाने पर दक्षिणी वियतनाम की सरकार ने दमन कर दी थी। अमेरिका 1961 में शांतिक दक्षिणी वियतनाम के समर्थन में गृह युद्ध में शामिल होता है और दक्षिणी वियतनाम की सरकार को बचाने का प्रयास करता है। और इस गृह युद्ध में जो वियतनामी राष्ट्रवादी थे, वियतकांग के जो राष्ट्रवादी नेता थे या समर्थक थे, उस पर बड़े पैमाने पर रासायनिक हथियार का यूज करते हैं, जैसे नापाम बम था, ऑरेंज एजेंट था, फास्फोरस बम था। अर्थात इस युद्ध में बड़े पैमाने पर रासायनिक हथियार का यूज वियतकांग के खिलाफ में अमेरिका के द्वारा किया जाता है और बड़े पैमाने पर इसमें पर्यावरण का क्षति पहुंचता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे नापाम बम था आपका, नापाम बम से बड़े पैमाने पर पौधा नष्ट हो गया। साथ ही साथ फॉरेस्ट बम है, ये सबको, नापाम बम क्या है, फॉरेस्ट बम क्या है, ऑरेंज एजेंट क्या है, इस सब के बारे में देखेंगे। जब अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ वियतनाम में और बड़े पैमाने पर अमेरिका के द्वारा बमों का यूज किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध से अधिक बम का यूज वियतनाम के गृह युद्ध में अमेरिका के द्वारा किया गया था। अमेरिका इसलिए इतने बड़े पैमाने पर वियतकांग के द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जा रहे थे उसको दमन करने के लिए किया, ताकि साम्यवाद का प्रसार वियतनाम में नहीं हो, अर्थात पूरे वियतनाम में साम्यवादी सरकार का गठन नहीं हो। इसी क्रम में अमेरिका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय विरोध शुरू हो गया। इसी क्रम में एक दार्शनिक रसेल था, उसने भी वियतनाम में जो गृह युद्ध चल रहा था उसको दोषी ठहराया गया। साथ ही साथ अमेरिकी सेना के क्रूरता के खिलाफ में हॉलीवुड में भी अनेक फिल्में बनाई गई थी। राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, अनेक संस्थाओं ने वियतनाम में जिस तरह से अमेरिका के द्वारा क्रूरता की जा रही थी, बम की बरसात की जा रही थी, उसका आलोचना शुरू कर दिया। तो
जो वहां युद्ध चल रहा था वियतनाम में, उसके समाप्ति के लिए पेरिस शांति वार्ता 1968 में बुलाई जाती है। अर्थात पेरिस वार्ता 1968 में बुलाई जाती है। लेकिन वियतनामी क्या चाहते थे पहले कि अमेरिकी बमबारी समाप्त हो, लेकिन अमेरिकी हट के कारण यह वार्ता भी असफल हो गया आपका। ये सब जो भी वर्ष बतला रहे हैं ये सब याद करके रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता आपका है। अब वहाँ जो वियतनाम में गृहयुद्ध चल रहा था, उस गृहयुद्ध में सभी वियतनामी अब शामिल हो आते हैं। आगे चल करके 7 जून 1969 को वियतकांग सरकार के गठन की घोषणा की जाती है और चीन और रूस उसको तुरंत समर्थन दे देता है। चीन और रूस, चीन तथा रूस इस सरकार को समर्थन दे देता है, वियतकांग सरकार को। अर्थात अमेरिका जिस तरह से बमों की बरसात किया वियतनाम में, लेकिन जो वियतकांग के द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा था, एकीकरण के प्रयास किए जा रहे थे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में निक्सन ने 5 सूत्रीय योजना का घोषणा किया था। निक्सन ने यह कहा कि हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर दे, अपने स्थान पर रहे और युद्ध विराम की देखरेख एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑब्जर्वर करेगी। साथ ही साथ कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, अर्थात चाहे वियतकांग हो या अमेरिका हो, युद्ध के दौरान सभी लड़ाइयाँ बंद रहेगी और युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य होगा कि हिंद चीन में शांति की स्थापना। लेकिन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और इस तरह से आगे चल करके गृह युद्ध चलते रहा। अंत में पेरिस समझौता होता है। पेरिस समझौता हुआ, पेरिस समझौता, और पेरिस समझौता 27 फरवरी 1973 को होता है। 27 फरवरी 1973 को इसका प्रावधान था कि 60 दिनों के अंदर अमेरिका युद्ध बंद कर देगा। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम दोनों मिल करके एकीकरण का प्रयास करेगा और अमेरिका वियतनाम को सीमित आर्थिक सहायता देगा आपका। यह इसमें इसका यह प्रावधान था आपको। अप्रैल 1975 में वियतनाम, उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का अप्रैल 1975 में एकीकरण की घोषणा कर दी जाती है। इस तरह से वियतनाम का एकीकरण हुआ और बहुत बड़ा दुखद गृह युद्ध या राष्ट्रवादी आंदोलन का समापन होता है। इसमें बड़े पैमाने पर लोग मारे गए अमेरिकी हथियारों से। ये घटना थी माइली गांव, जिसमें वहां के लोगों को इसलिए मारा गया अमेरिका के द्वारा कि अब वियतकांग के समर्थक है, तो सभी पुरुषों को मार दिया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया था इस युद्ध में। इस युद्ध में लगभग 9855 करोड़ डॉलर अमेरिका के द्वारा खर्च किया गया था। अमेरिका के 6000 सैनिक मारे गए थे, 4800 हेलीकॉप्टर, 3600 से अधिक टैंक नष्ट हो गए थे। बड़े पैमाने पर जनधन की बर्बादी हुई थी। इस तरह से इस दुखद गृह युद्ध का पेरिस समझौता के बाद समाप्ति होती है और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण होता है।
पहले ही चैप्टर में आपको बताए थे कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर केमिकल जो वेपन्स था, रासायनिक हथियार था, उसका यूज किया गया था। इसी में एक था एजेंट ऑरेंज था, एक जहर था, मतलब ऑरेंज एजेंट आपका एक जहर था। जिस पौधा पर गिरा दिया जाता था वह पौधा, उस पौधा की पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ मर जाता था आपका, मतलब ऑरेंज एजेंट के माध्यम से। फिर इसी तरह से जो napalm बम था, एक ऑर्गेनिक आपका कंपाउंड था जो इसमें गैसोलीन का यूज किया जाता था। जब यह napalm बम लोगों पर फेंकी जाती थी तो यह जो गैसोलीन के कारण जो केमिकल था त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता था। और इस napalm बम का, ऑरेंज फ्री स्टेट का, फास्फोरस बम का बड़े पैमाने पर वियतनाम के युद्ध में यूज किया गया था। तो इस तरह से आपको ये वियतनाम में आगे चल करके जब एकीकरण होता है तो फिर से वियतकांग जो है उस हो ची मिन के नेतृत्व में सरकार बनती है और इस तरह वहाँ पर शांति स्थापित होता है। लेकिन वियतनाम में जिस तरह से अमेरिका की हार होती है वह अमेरिका के इतिहास के लिए सबसे बड़ा काला दिन के रूप में या काला घटना के रूप में माना जाता है। अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे किस तरह से कंबोडिया में, साथ ही साथ लाओस में जो आंदोलन हुआ, जो आंदोलन चल रहे थे, अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण वहाँ की स्थिति और खराब हो गई। और इस तरह से अंत में जाकर के फिर सैनिक जो अमेरिका का प्रभाव समाप्त होता है और कंबोडिया में फिर से जो वहाँ का राष्ट्रवादी शासन है उसकी स्थापना हो जाती है। अब देखें हम लोग कंबोडियाई संकट आपका। तो अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कंबोडिया के बारे में और लाओस में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चला उसके बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से फिर से एक बार जुड़े रहिए और न्यू मंथन क्लासेस TRE 4.0 के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास के लिए न्यू मंथन क्लास से जुड़े आप। 72वीं बिहार दरोगा, ADO, ये सभी का जो न्यू मंथन क्लासेस की तरफ से जो भी मटेरियल वीडियो पर उपलब्ध कराया जा रहा है उससे लाभ उठाए। प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज चल रहा है उससे भी लाभ उठाए। साथ ही साथ विश्व इतिहास जो पढ़ाया जा रहा है, एक टॉपिक चल रहा है, फिर से नया टॉपिक अगला वीडियो में लाया जाएगा। और बाकी हिंद चीन का जो टॉपिक है, 2 है, कंबोडिया और लाओस, उसको अगला वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।